लोगों ने हमसे पूछा, दिल्ली के थे, तो उन्होंने कहा कि इन यानी इस जैसे ये वॉर चल रही है, तो उनको एक बॉम्बे का या बेंगलोर कोई था एक्सपोर्टर, बड़ा एक्सपोर्टर था, तो उनको वो क्वेरी भेजी कि हमें 500 मीट्रिक टन, यानी या ये कहिए कि 16-17 वैगन्स की एक माल गाड़ी उसको जरूरत है यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करने की, वो वीट में ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि पूछो कैसे सब इतना ज्यादा प्रोक्योर करेंगे। तो एक उन्होंने हिंट दिया, एफसीआई जाइए। तो एफसीआई जब हम लोगों ने पता किया, हमारे एक फ्रेंड का भाई है वहां पे काम करते हैं, कहता भैया ऐसे नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट उसको नहीं सैंक्शन करती है कि आप ले, और उसमें भी गवर्नमेंट से भी लेना पड़ता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते अगर एफसीआई से आप ले रहे हो। वही तो मैंने कहा ना हाँ। कि इसेंशियल कमोडिटी के लिए विदाउट गवर्नमेंट यू कांट एक्सपोर्ट, ओके। यू कांट। जो इसेंशियल कमोडिटी में आते हैं वो आप नहीं कर सकते। ओनियन अच्छा। बस एक ऐसी चीज है कि इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेट करता है लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए यू नीड टू टेक परमिशन ऑल्सो, तभी जाके ये सेल किया जाता है। नहीं तो कोई मतलब अभी समझ के चलो कि राइस हो, शुगर हो, जो इसेंशियल में आते हैं, वीट हो, अगर कोई भी ऐसे उठ के अगर किसी भी प्राइस से बेचने लगा तो प्राइस क्या होगी कमोडिटी की, दैट इज लोग कैसे मतलब डील कर पाएंगे ना, इट। क्योंकि वो तो गरीब हो अमीर हो जो इंसान है उसको लगता ही है वो थ्रू आउट द ईयर इतना इनकी बड़ा है। डिमांड रहती हाँ, है। इसीलिए वो कमोडिटी के अंडर आता है और कमोडिटी इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड, तो वो आप अपने हिसाब से नहीं बेच सकते। ठीक ओके है, ओके। सबके लिए कर सकते हो लेकिन उसके लिए थ्रू द प्रोसीजर ही जाना पड़ता है, इट इज टोटली डिफरेंट प्रोसीजर, तो उसको भी ध्यान में रखो। दूसरी बात, अगर मैं आपको मेरा शुगर का एक्सपीरियंस अगर बताऊं जो अभी इन जी। प्रोसेस में चल रहा है काम मेरा, उसके लिए तो इन जनरल अगर कहूँ उसके लिए शुगर के लिए तो उसके लिए बहुत सारी बातें इन एंड आउट की है, मतलब हिडन बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें पता भी नहीं चलती, ऊपर से मतलब कोई बताता भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन उसके जी। लिए एक तो टेंडर की प्रोसेस अलग होती है, हर फैक्ट्रीज के रेट्स अलग होते हैं, फिर हाँ अगर आप ठीक ठीक लेते हो ठीक तो ठीक। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग है। डोमेस्टिक का परचेस के लिए 5% जीएसटी लगता है, एक्सपोर्ट के लिए अगर आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो भी आपको 5% जीएसटी लगा के ही उठाना पड़ेगा, दैट इज टू हाई कॉस्टिंग। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा जब भी आप ये ऐसे कमोडिटी में काम करते हो तो। ठीक है, कॉस्टिंग का भी, टैक्सेशन का भी, इवन इन द सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का भी। अगर हम जीएसटी नहीं लेना चाहते शुगर के ऊपर तो उसके लिए 0.1% जीएसटी लगता है अगर आप एक्सपोर्ट के लिए लेके जा रहे हो तो। और अगर 0.1% का अगर आपको क्लेम लेना है मतलब उनके लिए कि 0.1% से ही मुझे गुड्स परचेस करके आगे भेजने हैं, तो उसके लिए मुझे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं एज ए एक्सपोर्ट प्रूफ। और वो अगर मैं नहीं देती हूँ तो जीएसटी नीड टू पे 5% विद इंटरेस्ट। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। ओके, बस मैंने ओवरव्यू दिया कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सो इसीलिए रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट को लेके मत कूदने के लिए जाओ, पहले उसका डिटेल स्टडी करो, एनालिसिस करो, जो भी स्टेक होल्डर्स है उस पूरे प्रोसेस में उससे जाके मिलो। जब तक मिलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या यस एक्चुअल सर। प्रोसेस है। ओके, उसके आगे वाली बात, जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे ही डील करने के लिए आगे जाओ। अगर आप कैपेसिटी लोगों को साथ लेके बढ़ा सकते हो तो देन इट्स ओके, बट स्टिल देयर आल्सो लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन बिटवीन द पीपल, क्योंकि ये छोटा मोटा ट्रेड नहीं है। लाइक अगर मैं कहूंगी एक ग्रुप शिपमेंट निकालने के लिए भी लोगों को इतनी मारामारी करनी पड़ रही है अभी, राइट? तो अगर हम 500 टन की बातें करें तो क्या होगा, विच इज एक्चुअली द गुड डेफिनेटली सर। स्कोप मैं कहूंगी, रियली गुड स्कोप अगर हम सच में साथ मिलके करेंगे तो। लेकिन साथ मिलने के लिए हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, तो पहले साथ आने के लिए उसकी सोच को साथ लाना पड़ता है, फिर बाद में बाकी सारी बातें होती है। और इसे वेरी चैलेंजिंग एंड टीडियस टास्क, राइट? तो करना है तो जरूर करो, लेकिन बहुत सारी चीजें मैटर करती है अगर आप सच में बड़ा गेम करने के लिए जा रहे हो तो। ये भी मैं उतना ही बताऊंगी। इवन फॉरेन रेगुलेशंस हो, बैंकिंग हो, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो, पेमेंट टर्म्स हो, लॉजिस्टिक का भी पार्ट हो, तो बहुत माइन्यूट से माइक्रो लेवल तक जाके आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके वो गेम खेला जा सकता है। बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम गेम, मार्जिन आर सो लेस, राइट, बट द प्राइसिंग्स आर सो हेवी। तो यस। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें मतलब डिटेल में करनी पड़ेगी तब जाके आप कर सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चंस? अहमद, यू आर न्यू। मैडम आप जो टॉयज म्यूट का में हो। मैडम जो टॉयज का शिपमेंट गया था एक ग्रुप में अपडेट हुआ था,
हाँ, वो अरे वो राहुल ने किया था, वो बेंगलोर का है मैडम एक्चुअली। उसको मैंने कहा था, वो बोला भी, मतलब आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, माइट बी आज वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका एक सेशन सेपरेट रखेंगे हम भी, उसे वुडन टॉयज का शिपमेंट ठीक है कैसे मैडम, किया क्योंकि हम, जाएगा। ओके मैडम, फिर वो एयर शिपमेंट है या फिर सी शिपमेंट है मैडम, वरना? वो एयर से गया, सी नहीं था वो, आई थिंक, ये उसने मुझे कहा था। दो उसने भेजे थे एक्चुअली, एक पहले पेडेक्स से या एयर से गया था कुछ तो, और दूसरा भी एलसीएल करके कुछ तो भेजा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मतलब उससे ही पूछना पड़ेगा वो सारी बातें। हाँ, यस अहमद, यू आर न्यू, और अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। No, no, madam. I'm the member. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं मैम, मैं तो मेंबर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कम आता हूँ दरअसल कुछ ओके काम की ओके वजह ओके से। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। या एंथोनी, आप नए हो? Yes, yes, I'm new. So this is your first session or what? Yeah, this is the first session. Actually, we met in Hyderabad recently, and I joined for the Yeah, silver I thing. remember. I remember. Yes, 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 yes. Great. Welcome here. So you can introduce yourself in brief. Yeah, I'm Anthony from Hyderabad, and I do real estate freelancing, but I want to get into export business, so I want to learn more about it, and we can start off. That's good. So new member, welcome here in the family. Thank you. ओके, सो ये मतलब थोड़ा सा लेट चालू हुआ था, मतलब शुरुआत में थोड़े सा डाउट्स जो भी होते हैं लोगों को वो सॉल्व किए जाते हैं, कि किसी को अगर कुछ नया है, ये जो भी ऐसे है। रिसेंटली वन पर्सन हैज एक्सपोर्टेड वुडन टॉयज, ही इज इन आवर ग्रुप, ही इज फ्रॉम बैंगलोर एक्चुअली, एंड ही हैज एक्सपोर्टेड टू यूएस, यूएई, दुबई को उसने शिपमेंट किया है। ओके, सो हम उसको भी बुलाएंगे उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और वो 100% एडवांस पेमेंट पे गया है उसका, so that's a good part. हाँ, so बस एंथोनी एंड जो भी नए हैं, बस उनको मैं बस इतना ही कहूंगी कि ऐसे वीकली सेशन चलते ही रहते हैं। Okay. आपको जो कोर्स का एक्सेस दिया गया है, यू जस्ट गो थ्रू दैट, बिकॉज बेसिक क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बातें होती है ना, तो वो एडवांस लेवल की होती है अभी यहाँ पे। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत में आपको शायद हो सकता है कि कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ बीच में जाएगा। यस, इट विल बी ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट सेशन ऐसे ही लो कि इट्स बेसिक, जस्ट आई में सिर्फ लिसनिंग का काम करने वाले, कुछ समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दिस इज जस्ट फर्स्ट सेशन के लिए ऐसे ही लो, मतलब ना भी समझो कोई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ जहाँ पे ऐसी बातें चलती है। पहले तो शायद हो सकता है कि हम नए जब जाते कहाँ पर भी, तो भी हमें कुछ नहीं समझता, बाद में जैसे हम यूज टू होते हैं चीजों को, तब हम बातें मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Yes. ओके, सो हाँ, सभी के लिए आज का टॉपिक है, मतलब लास्ट वाले रिकॉर्डिंग्स आई विल शेयर यू अगेन इन द ग्रुप, जो भी नए हैं उनके लिए। आज का टॉपिक हमारा इनको टर्म्स एंड कॉस्टिंग का है, ठीक है? तो जो भी पुराने हैं, टेल मी इनको टर्म्स किसको कहा जाता है और कौन कौन से इनको टर्म्स होते हैं? FOB, CIF एंड पेमेंट, उसमें मैम LC, TT, these are the Incoterms. सो इनकोटर्म्स का बेसिक मतलब क्या है? इनकोटर्म एक्चुअली जैसे होता है ना, कि अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, राइट? अगर कुछ होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, अप टू व्हेन, ओके, और कहाँ तक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन बेयर करने वाला है, लॉसेस अगर होते तो मैं करूंगा या वो बेयर करेगा, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होना चाहिए। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली बिटवीन बायर एंड सेलर, एंड फॉर दैट पर्पस इंटरनेशनल बिजनेस में इनको टर्म्स आर देयर, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ओके, सो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स का मतलब ही ये क्या है कि दे आर डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन बायर एंड सेलर। सो कभी भी जब भी आप डील में जाओगे, ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तो भी आपको हमेशा ध्यान में रखो, प्रोडक्ट कौन सा भी हो, डजेंट मैटर, छोटा हो बड़ा हो, कितनी भी मतलब कौन से भी सेक्टर की शिपमेंट हो, कमोडिटी हो या प्रोडक्ट हो, तो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आगे जाके कुछ भी बातें इधर उधर होती है, यू कांट क्लेम एनीथिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन द इंटरनेशनल बिजनेस डॉक्यूमेंटेशंस हैव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसके ऊपर जो लिखा जाता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
सो आपने क्या डिसाइड किया, क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है, उससे डिपेंड होगा आपका फ्यूचर क्या होगा, अगर कुछ इधर उधर बात होती है तो। इसीलिए वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो इनकोटर्म्स में फर्स्ट क्या आएंगे, देर आर 4 मेजर इनकोटर्म्स यूज्ड इन द इंटरनेशनल बिजनेस which is for applicable for the import and export both. In between there are lot, but the 4 major incoterms are used there. So first is ex work, second is FOB, third is CIF and fourth is DDP. Okay, in short अगर मैं बताऊं तो आपके रिमेम्बर करने के लिए, ध्यान में रहने के लिए इतना, बस इतना ध्यान में रखो, आपकी फैक्ट्री उसकी फैक्ट्री, ओके, आपका पोर्ट उसका पोर्ट। So, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपकी फैक्ट्री एंड आपका पोर्ट, मतलब एक्सपोर्टर कंट्री का पोर्ट आया, और अगर वो इंपोर्टर है तो उसकी फैक्ट्री एंड उसके कंट्री का पोर्ट आया, मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट कहा जाता है। ओके, सो ये 4 इनकोटर्म्स होती है। सो पहली वाली कौन सी आई, एक्स वर्क, मतलब एक्सपोर्टर अगर हम है, ऐसे कंसीडर करके चलो कि आप जहां पे खड़े हो आज, अभी भी जहां पे बैठे हो, उस घर, जो भी घर में है, जो भी कहाँ पे होगे, सो दिस इज योर वेयर हाउस और फैक्ट्री और गोडाउन, वट एवर यू कैन कंसिडर दैट। ओके, सो वी कैन लाइक वहां पे मटेरियल ऑलरेडी बना है, आया है, जो भी कुछ होगा, सो यू विल कॉल्ड एज एक्स फैक्ट्री, इट इज योर एक्स वर्क प्राइस, राइट। तो एक्स वर्क का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स फैक्ट्री, एक्स गोडाउन, एक्स वेयर हाउस, एक्स रोड प्राइस, सो उसको एक्स फैक्ट्री प्राइस कहा जाता है। सो एक्स वर्क का मतलब क्या हुआ, उस लोकेशन तक का, उस प्रोडक्ट का जो भी कॉस्टिंग आएगा, यू विल कोट देम एज अ एक्स वर्क प्राइस। दिस इज फर्स्ट इनकोटर्म। ओके, सेकंड हमने क्या कहा था, आपकी फैक्ट्री आपका पोर्ट। सो अगर आप एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री एंड एक्सपोर्टर का पोर्ट। तो अभी पोर्ट मतलब कौन सा भी आएगा, अगर आप में से कोई अगर महाराष्ट्र में है तो जैनपेटी इज द पोर्ट, राइट। अगर आप में से कोई अगर साउथ में है, केरला में है, तो कोचीन इज द पोर्ट। अगर आप हैदराबाद में हो तो हैदराबाद को पोर्ट नहीं है, लेकिन नियरेस्ट पोर्ट जो भी होगा वो होगा, आज विशाखापट्टनम होगा, राइट, या फिर चेन्नई में, मतलब वहां पे होगा, या फिर अगर आप कोलकाता में जा सकते हो तो कोलकाता का पोर्ट होगा, या फिर गुजरात में आओगे तो मुंद्रा का पोर्ट होगा। सो व्हाट इज द एफओबी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड मींस एफओबी। सो एफओबी इज फ्रॉम एक्सवर्क टू द पोर्ट, लोडिंग पोर्ट तक आप अपना कार्गो कहाँ पे लोड करने वाले हो, तो उस लोडिंग पोर्ट तक की जो भी प्राइसिंग आती है दैट इज कंसिडर्ड एज अ एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। उसमें बेसिकली क्या आएगा, एक्स वर्क का मतलब हुआ हमारे प्रोडक्ट का बेसिक कॉस्टिंग। अगर हमने बनाना शिपमेंट करना चाहते हुए तो बनाना का हार्वेस्टिंग से फार्म का जो भी प्राइस होगा वो भी वहां पे आएगा। पैकेजिंग करके बॉक्सेस रेडी होंगे तो पैकेजिंग विथ ऑल द थिंग्स, मतलब प्रोडक्ट पैकेजिंग सब सब करके, लोडिंग अनलोडिंग, वहां पे हार्वेस्टिंग का खर्चा, लेबर का खर्चा, वो सारा मिला के अगर हमने बोला कि 300 रुपीज का एक बॉक्स आता है, सो दिस इज अवर एक्स वर्क कॉस्ट, एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक्स फार्म प्राइस। ओके, और उसके आगे अभी अगर हमने कहा कि चलो मुझे अगर बनाना एक्सपोर्ट करना है तो मुझे जेएनपीटी तक भेज दो, मतलब अभी एक्स फैक्ट्री प्राइस आपने 300 रुपीज कोट किया है, लेकिन आई वांट दैट बनाना अप टू एफओबी, मतलब अप टू जेएनपीटी चाहिए मुझे। इफ आई एम अ इम्पोर्टर फॉर यू, ओके, ऐसे कंसिडर करके चलो, आई एम इम्पोर्टर फॉर यू, यू ऑल आर एक्सपोर्टर, नाउ आई एम आस्किंग यू प्लीज कोट मी एक्स वर्क प्राइस एंड प्लीज कोट मी एफओबी प्राइस ऑल्सो। सो ऐसे एग्जाम्पल ही इमेजिन करके चलो कि आपको कस्टमर को प्राइस कोट करनी है, सो नाउ हाउ यू विल कोट। सो फर्स्ट आपको एक्स वर्क देनी है, तो एक्स वर्क में आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड ऑल अदर थिंग्स जो भी फैक्ट्री तक आते हैं उसको ऐड करोगे, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, वेदर इट इज हैंडीक्राफ्ट, वेदर इट इज टेक्सटाइल, व्हाटएवर द प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स फैक्ट्री का प्राइस जो भी है एक्स वर्क दिया जाएगा। सेकंड इज एफओबी, सो फ्री ऑन बोर्ड मतलब क्या, उस प्रोडक्ट को वहां से उठा के पोर्ट में लेके जाना, देन व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन दैट। सो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द प्लेस टू द लोडिंग पोर्ट, तो ये फर्स्ट आएगा। सेकंड इज इंश्योरेंस, राइट, तो इंश्योरेंस आएगा। द थर्ड इज कस्टम क्लियरेंस, पोर्ट पे जाने के बाद कस्टम क्लियरेंस होगा, आप कौन से भी इंडिया के पोर्ट पे जाओ उसको कस्टम क्लियरेंस करना पड़ेगा, सो वो भी वहां पे आएगा। सो दीज आर द बेसिक, लाइक मैं बड़े बड़े खर्चे जो होते हैं वो इंक्लूड कर रही हूँ। ऐसे उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं अभी कि पोर्ट पे जाके टर्मिनल हैंडलिंग लगता है, ऑन व्हील चार्जेस लगते हैं, वहां पे जो भी कुछ वेसल के मूवमेंट होते हैं उसके चार्जेस लगते हैं, सीएचए का चार्ज है, डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज है, ऐसे बहुत सारी चार्जेस एफओबी में इंक्लूडेड है। और फिर हमने कैलकुलेट करके निकाला कि 300 रुपीज का एक्सवर्क प्राइस था, तो अभी 400 रुपीज हमें एफओबी पड़ रहे हैं, 100 रुपीज के चार्जेस ऐड हो गए उसमें। सो नाउ आप क्या करोगे, कस्टमर को देते समय 400 रुपीज एफओबी बोलोगे,
सॉरी जस्ट जनरल में कह रही हूँ, उसमें और भी ज्यादा बहुत सारे ऐड होंगे, ठीक है। तो ये हुआ एफओबी का चार्ज। अगेन नेक्स्ट इज सीआईएफ। अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मैंने कहा कि चलो आपके पोर्ट तक मत दो, मुझे थोड़ा सा आगे तक चाहिए, सो कैन यू शिप इट टू सीआईएफ जबेल अली, सो प्लीज कोट मी सीआईएफ जबेल अली प्राइस। अभी जबेल अली क्यों लिया मैंने, बिकॉज माई लोकेशन राइट नाउ इज दुबई, सो आई विल आस्क यू अप टू जबेल अली तक आप मुझे दोगे क्या। सो व्हाट इज योर जबेल अली कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, सीआईएफ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। समझा? अरे बाकी सब लोग को समझ रहा है नहीं समझ रहा है कैसे पता चलेगा? यस 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 Yes, ma'am. ओके, सो ये हुआ सीआईएफ कॉस्ट। अभी सीआईएफ में एफओबी के अलावा सीआईएफ में क्या ऐड हो जाएगा, एफओबी मतलब अप टू पोर्ट तक तो आपने खर्चा करके वहां पे लिया, देन उसके बाद आता है मरीन फ्रेट एंड प्लस इंश्योरेंस। ओके, मरीन फ्रेट एंड इंश्योरेंस आता है। सो जो भी कुछ होगा दुबई, इंडिया टू दुबई का जो भी फ्रेट होगा दैट विल बी एडेड, प्लस मरीन इंश्योरेंस मतलब ट्रांजिट इंश्योरेंस कवर जो किया है हमने ट्रैवल के लिए, दैट विल बी ऑल्सो एडेड। और वो सारी कॉस्ट कैलकुलेट करके आएगी सीआईएफ, दैट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो हमने क्या किया था, एक्स वर्क इज 300, ओके, एफओबी इज 400 एंड सीआईएफ इज 500, ओके फॉर एग्जाम्पल। सो 500 रुपीज का कॉस्ट आपने निकाला एंड दैट इज सीआईएफ। अभी नेक्स्ट उसके आगे जाएगा, उसके आगे क्या आता है, डीडीपी, दैट इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। यस हितेश जी, ओके, हितेश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम इन सीएनएफ एक्सपोर्टर शुड डू मरीन इंश्योरेंस, राइट? सो सीएनएफ एंड सीआईएफ, दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। Majority it is used CIF, cost, insurance and freight, but there is one more payment like input term is there CNF, या फिर आप कह सकते हो C and F, ओके, और उसका मतलब होता है cost and freight only. So in that case insurance will be covered by exporter, sorry importer, exporter नहीं कवर करता, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपका ये है राइट है कि आप अप टू जबेल अली तक कॉस्ट एंड फ्रेट बेयर करके कार्गो दे दोगे। लेकिन अगर उसमें क्या लिखा है CNF है एंड F है, इसका मतलब इंश्योरेंस अलाउड नहीं किया उसमें, सो वो इंश्योरेंस एज ए इंपोर्टर मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रिस्क की बातें करें तो आपको क्या लगता है, CNF में रिस्क कवर होगी या CIF में रिस्क कवर होगी? CIF में हो गया है। बहुत सारे बार मैंने भी कितने सारे बायर्स के कोड मतलब इंक्वायरी जो देखी है, सो दे आर आस्किंग ऑलवेज लाइक प्लीज कोड CNF, CIF नहीं बोलते हो, CNF कोड करो ऐसे बोलते हैं, ओके। इन दैट केस मेजोरिटी केस में क्या होता है कि अगर हम CNF कोड करके देते हैं, नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिकल पार्ट, कि आपने मुझे CNF पे भेजा, ओके, लेकिन मैंने इंश्योरेंस किया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा नहीं कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे रेगुलरली बहुत सारे शिप आते हैं, इतना बड़े एक्सीडेंट वगैरह ऐसे कुछ होते नहीं है, तो मैंने इंश्योरेंस किया नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या बोलोगे, दैट इज नॉट इन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, दैट इज योर पार्ट। आपने क्या कहा, दैट इज नॉट इन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू आर ट्रू, आप जेन्युइन हो कि आपने कहा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखा जाए तो यस यू आर ट्रू कि आपके रोल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में था ही नहीं था, आपका रोल था अप टू जबेल अली बट ओनली कॉस्ट एंड फ्रेट बेयर करके लेना, राइट, सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है कि फिर वो अगर प्रॉब्लम आता है वहां पे, मतलब एक्सीडेंटल चीजें अगर कुछ हो गई तो आप क्या कहोगे, इम्पोर्टर शुड बेयर दैट, क्योंकि उसने इंश्योरेंस किया है, बराबर। अभी इम्पोर्टर का रोल इसमें क्या आएगा, क्या करना चाहिए इम्पोर्टर ने? जब उसने इंश्योरेंस ही नहीं लिया होगा तो वो भी विड्रॉ कर दे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, हाँ बाकी लोग बताओ क्या करना चाहिए इस केस में इम्पोर्टर ने? Yes, if term is CNF, okay, I'm repeating the question. If the term is CNF, हम कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के ऊपर अगर भेजा है तो इस केस में
अगर एक्सीडेंट कुछ होता है, इन दैट केस एक्सपोर्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देन व्हाट शुड बी द इम्पोर्टर शुड डू? फिर इम्पोर्टर ने क्या करना चाहिए? बताओ। यस, I think importer has to bear the cost for the damage. Why? और कोई? बोलो। अरे आपको क्या लगता है वो बोल रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। मैम अब इंश्योरेंस तो बायर नहीं कराया, तो अगर क्लेम भी करेगा तो बायर को ही मिलेगा। हाँ बराबर। हाँ तो फिर अब आप कह रहे हो कि एक्सपोर्टर भी नहीं करेगा क्योंकि फिर कॉस्ट ऐड हो जाएगी अगर वो इंश्योरेंस कराता है तो। तो कैसे होगा इस केस में? ओके समझ, दो केसेस पकड़ के चलो। वन केस होगी कि लाइक इंश्योरेंस इंपोर्टर ने किया है, ऐसा एक सिनेरियो है, ठीक है। आपने नहीं किया, एक्सपोर्टर ने नहीं किया क्योंकि सीएनएफ की टर्म, और इंपोर्टर ने किया, ऐसे अगर पकड़ के चलते हैं, इन दैट केस इंपोर्टर ने क्या करना चाहिए फिर? इंश्योरेंस अगर क्लेम की, मतलब इंश्योरेंस का कॉपी निकाला है उसने, तो उसने इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा उसको पहले। करना पड़ेगा बराबर, उसको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का क्लेम सैंक्शन होने के बाद पैसा किसको देना पड़ेगा पहले? एक्सपोर्टर को मैम। एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा ना। हम्म। और फिर एक्सपोर्टर गुड्स भेजेगा। यस और नो? अरे हैंग हो गई क्या? यस मैम। नहीं भेजेगा मैम। अरे प्रोसीजरल पार्ट में देखो क्या करना चाहिए, इंपोर्टर ने क्लेम करना चाहिए और वो पैसा एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा, फिर बाद में एक्सपोर्टर गुड्स भेजेगा। दिस शुड बी द प्रोसीजर। दिस शुड नॉट बी द प्रोसीजर मैम। क्या? ये तो सीआईएफ ही सीधा करना चाहिए इसके लिए। वो तो है, वो हम देखेंगे, लेकिन इस केस में तो ऐसे ही होना चाहिए ना। तो अभी आपको ही पता है कि एज अ कॉमन सेंस ऑल्सो, कौन सा एक्सपोर्टर इतना सारा काम करके झंझट करके आपको पैसा देगा और फिर बाद में आप गुड्स भेजोगे? यस मैम। दिस इज द नाउ प्रैक्टिकल थिंग। सो और इसीलिए टू अवॉइड सच कंडीशंस ऑलवेज हैव द सीआईएफ टर्म। और इसीलिए हमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी निकाली थी बीच में कि लाइक अगर कोई बंदा मांगता है कि सीएनएफ टर्म दे दो, उसके ऊपर कॉस्टिंग मतलब कोटेशन दे दो, तो हम पहले उसको सीएनएफ कॉस्टिंग देते थे। ओके, समझ के चलो $100 मैंने कॉस्ट कोट कर दिया विच इज सीएनएफ। फिर उसके बाद हमारी जो भी कुछ नेगोशिएशन हो गई एंड फाइनल हो गई कि $95 पे हमने डील फाइनल कर दिया। ओके, लेकिन उसको क्या पता है कि विच इज सीएनएफ पे मैंने $95 फाइनल किए। फिर बाद में मैं उसको कहती थी कि लाइक अभी $95 पे वो फाइनल हुआ है, तो प्लीज राइट ऑन डॉक्यूमेंट्री सीआईएफ एंड आई विल बेयर द इंश्योरेंस। समझा? एक्सपोर्टर विल बेयर द इंश्योरेंस फॉर $95। क्योंकि रिस्क मुझे कवर करनी है ना मेरी, उसको नहीं है। उसने किया नहीं किया, मैं कितने मतलब वो कहाँ तक देखती रहूंगी मैं? इससे बेटर है ना कि मैं कवर करूंगी। और दूसरी बात, फिर अपने कॉस्टिंग में पहले से सीआईएफ ही डाल के रखो, बताने के लिए आप उसको सीएनए बता रहे हो। और वैसे भी इंश्योरेंस का कॉस्ट इतना बड़ा होता भी नहीं है। 10 लाख के जो भी हमने कंटेनर भेजे कि उसका कॉस्ट भी हार्डली 1000 to 1500 रुपीज है फॉर द मरीन इंश्योरेंस, फ्रेट मरीन का इंश्योरेंस। और 1000-1500 रुपए के लिए क्यों इतनी मारामारी कर रहे हो फिर? है ना? कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्रायोरिटीज को चेक करो कि क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए। ओके, सो इट इज इन सीएनएफ। सीआईएफ का मतलब पता चला, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट अप टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, वहां तक दोगे। नेक्स्ट इज डीडीपी, मतलब उसकी फैक्ट्री। जैसे हमने कहा था हमारी फैक्ट्री तो एक्सवर्क आई, हमारा पोर्ट एफओबी था, उसका पोर्ट सीआईएफ था, और उसकी फैक्ट्री मतलब डीडीपी, डोर डिलीवरी। सो इट इज लाइक अ कुरियर डिलीवरी। आप जो भी गुड्स बोल रहे हो वो सारा के सारा जहां उसने बताया है, दिस इज माई वेयर हाउस एड्रेस, दिस इज माई गोडाउन एड्रेस, वहां तक आपको पहुंचाना पड़ेगा विथ ऑल द एक्सपेंसेस, विथ ऑल द कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। सो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू ओनली, और आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा।
व्हाट इट। ओके तो मैम। इस केस में क्या होगा, फ्रॉम योर फैक्ट्री, जहाँ पे आप अभी खड़े हो, इन महाराष्ट्र हो, इन गुजरात हो, साउथ हो, कहाँ पर भी होगे, तो वहां से आपके पोर्ट तक वो जो भी कुछ एक्सपेंसेस है वो सारा कवर करना पड़ेगा। फ्रॉम योर पोर्ट टू देयर पोर्ट, दैट शुड बी कवर्ड, एंड फ्रॉम देयर पोर्ट टू देयर फैक्ट्री, दैट शुड बी कवर्ड। सो आपके पोर्ट का क्लियरेंस वो सारा आपको ही करना है, उसके पोर्ट का क्लियरेंस भी आपको ही करना है। यू नीड टू पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑल्सो इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, जब आप डीडीपी पे करते हो तो। गॉट द पॉइंट? यस 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 यस। ओके, डाउट? मैम जैसे एफओबी में इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या अगर और सीआईएफ में भी जो इंश्योरेंस कराते हैं क्या वो सेम हो जाता है, या मरीन इंश्योरेंस, सीआईएफ का इंश्योरेंस और एफओबी में अगर हम अपने सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कराते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं मैम? वो डिफरेंट है ना। एफओबी में जो आता है दैट इज ऑन द रोड इंश्योरेंस फ्रॉम फैक्ट्री टू द पोर्ट, बस उतना ही आया एफओबी में जो आया। सीआईएफ में जो आया दैट इज मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो मैम एफओबी का इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस में नहीं आता है? नहीं होता उसको रोड। और मैम अगर जैसे ड्राई पोर्ट से और अपने पोर्ट तक का जाता है, सी पोर्ट तक का, तो उसका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं मैम? कैसे मतलब? जैसे नियरेस्ट कोई ड्राई पोर्ट है, ठीक है, मैंने वहां तक अपना गुड्स ट्रांजिट कर दिया, अब वो सी पोर्ट, सी से ही जाना है उसको, तो फिर उसका कॉस्टिंग क्या ड्राई पोर्ट तक का ही हमको एफओबी माना जाएगा या पूरा पोर्ट? आपके लिए कोई भी ड्राई पोर्ट होगा, यू आर इन यूर कंट्री, सो इंटरनली आप किसी को भी ड्राई पोर्ट बोलोगे। कस्टमर, इफ आई एम अ कस्टमर, मेरे लिए तो पोर्ट ही आपका पोर्ट है ना, राइट? क्योंकि अगर आप बोलोगे कि आप महाराष्ट्र में वो नासिक में आईसीडी है, तो आपके लिए वहां तक आपने क्लियर करके छोड़ दिया, लेकिन मैं इम्पोर्टर हूँ तो मैं वहां से आके नासिक, कहाँ पे नासिक मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए एफओबी क्या हुआ, जेएनपीटी पोर्ट हुआ ना। ठीक 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 ठीक। राइट? तो लोकल आप कहाँ पर भी करो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू द पोर्ट ही आती है अगर आप एफओबी बोलते हो। ओके ओके, तो हमको वहां से यहाँ ही का सारी भी चीजें होंगी। तो ड्राई पोर्ट का भी एक्सपेंस और पोर्ट का भी एक्सपेंस दोनों उसमें ऐड कर दो। ऑल जो भी कुछ हो आपको ही करना पड़ेगा। यस, एनी क्वेश्चन? तो मैम एक बार ड्राई पोर्ट में भी सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट पोर्ट्स में भी देने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने यहाँ से ड्राई पोर्ट गया, जैसे नासिक में ही है, आईसीडी है, अब अपने लिए कानपुर में आईसीडी ऑलरेडी है, मैंने आईसीडी कानपुर दिया सारे डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद वही सेम डॉक्यूमेंट मैंने पोर्ट में दिया, तो हमें दोनों जगह पोर्ट पे अपने क्लियरेंस अगर एक बार हुआ तो आपको फिर आगे जाके कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इधर और जो भी है एक समय पे देना है आपको, वही सारे मतलब कैरी होते हैं आगे जाके। तो रजिस्ट्रेशन में पोर्ट का रजिस्ट्रेशन भी वो कैरी हो जाएगा, वो सेम है? तो आपको आईसीडी करना पड़ेगा ना पोर्ट रजिस्ट्रेशन पे। ओके ओके, फिर उसके बाद हमको वहां पे सी पोर्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा तो उसके लिए आईसीडी करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है? ओके, दिस इज जस्ट अ जॉब पिक्चरल व्यू आपको समझने के लिए, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। एक्स वर्क टर्म कैसी होती है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, ओके? तो सेलर मतलब क्या, उसके प्लांट तक की उसकी रिस्क है एंड कॉस्ट है, उसके आगे वाला जो भी है वो सारा बायर ने कवर किया है, दिख रहा है, राइट? सेलर रिस्क एंड कॉस्ट उसके प्लांट तक कवर करता है इन द एक्स वर्क टर्म, एंड बायर वो आगे बैठा है, तो बायर का रोल यहाँ पे क्या होगा, वो अपने जगह से यहाँ पे आएगा, आपके प्लांट से मटेरियल उठाएगा, आपके पोर्ट पे क्लियर करेगा, फिर उसके पोर्ट पे क्लियर करेगा लेके जाके, और फिर उसके वेयर हाउस में लेके जाएगा इन द एक्स वर्क टर्म, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके प्लांट तक है और रिस्क भी आपके प्लांट तक है, ओके? सो दिस इज एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलर है, मतलब आप आपकी फैक्ट्री है, ओके? यहाँ पे पोर्ट है, ये जो शिप वेसल दिखाया है दैट इज पोर्ट। सो यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है? तो फ्रॉम फैक्ट्री शिप तक का मतलब पोर्ट तक का ऑल रिस्क एंड ऑल कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय सेलर, मतलब एक्सपोर्टर कवर करेगा,
और बाकी वाले जो भी कुछ है फ्रॉम द पोर्ट टू द वेयर हाउस ऑफ द इम्पोर्टर, दैट इज वेयर बाय इम्पोर्टर ओनली। समझा? ओके, तो आप कहाँ पर भी होगे तो भी आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफओबी का मतलब आता है अप टू योर पोर्ट, लोडिंग पोर्ट तक आता है, इंटरनल नहीं कुछ कहाँ पर भी, ठीक है, लोडिंग पोर्ट तक। ऑल रिस्क एंड ऑल कॉस्ट ऑल्सो, अगर इफ एनीथिंग हैपन इन बिटवीन स्टिल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दिस इज CFR, जो हमने अभी डिफरेंस देखा, कॉस्ट एंड फ्रेट एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CFR इज डिफरेंट, CNF इज डिफरेंट। सो दिस इज CFR और CNF आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, दिस इज सेलर, मतलब आप यहाँ पे हो, दिस इज शिप, सो पोर्ट ही आपका ये, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो CNF में क्या हुआ, FOB का पूरा आपने कवर किया, लेकिन आगे वाले पोर्ट तक आप सिर्फ कॉस्ट को लेके गए, मतलब फ्रेट आप बेयर कर रहे हो आप, लेकिन इंश्योरेंस नहीं निकाल रहे हो, इसीलिए रिस्क आपने यहाँ तक ही कवर की है। बाकी ये जो बीच वाली रिस्क है फ्रॉम द लोडिंग पोर्ट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट, ये कवरेज बायर का होगा। क्लियर? राइट? और CIF में क्या होगा फिर, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मरीन फ्रेट और इंश्योरेंस और, हाँ राइट, ये जो रिस्क वाला एरो है वो आगे तक जाएगा, बराबर, अप टू द डेस्टिनेशन पोर्ट तक जाएगा। सो यू आर कवरिंग all risk and all cost you are covering, and that is called as a CIF. So this is cost insurance and freight. Okay, in the diagram आप बस इतना ही ध्यान में रखो कि risk and cost ये पूरा यहाँ तक जाएगा, that is called CIF. Then this is DDP. So this is seller warehouse, it is buyer warehouse. तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम सेलर बायर तक जो भी कुछ है, ऑल रिस्क ऑल कॉस्ट इट इज कवर्ड बाय एक्सपोर्टर ओनली। ओके, ये सारी चीजें कवर करता है एक्सपोर्टर ओनली, बायर कुछ भी नहीं करता, बायर सिर्फ गुड्स रिसीव करता है, लाइक अ डोर डिलीवरी। क्लियर? yes ma'am. एनी डाउट इन दिस? No madam. तो क्या समझा, व्हाट आर द 4 इनकोटर्म्स? FOB, CIF, DDP and X work price. तो हमेशा सीक्वेंस से याद रखो, X work, FOB, X वर्क, FOB, CIF एंड DDP, DDP. मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर होगा वो, हमेशा सीक्वेंस से याद रखो उसको, ठीक है। अभी इसके आगे जाके अगर हम देखेंगे तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, इफ यू आर रियली वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आर यू रेडी, है ना, ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप को पूछो, आर यू रेडी, एम आई रेडी फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस। और उसका आंसर तभी मिलेगा जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो आपको उसकी एक्सवर्क एंड FOB प्राइस पता है क्या, तब जाके हम कहेंगे कि आप रेडी हो, अदरवाइज नो, यू आर नॉट रेडी फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं ना कि हाँ ढूंढते रहते हैं, बायर नहीं बायर नहीं बायर नहीं, लेकिन जब भी अगर बायर पिक्चर में आएगा और उसने इमीडिएटली आपको पूछा प्लीज टेल मी योर एक्सवर्क एंड FOB प्राइस, फिर क्या करोगे, नहीं रुको आप, हम थोड़ा होमवर्क करके आते हैं फिर बाद में बता देंगे, कैसे कहेंगे उसको? अभी तक तो हम आपको ही ढूंढ रहे थे, अभी आप, मुझे क्या पता आप इतने जल्दी मिल जाओगे मुझे, है ना। So be ready with your X work and FOB price. Why not CIF? Because CIF में freight fluctuate होते हैं, so हम उसको कोट नहीं कर सकते। ओके, वो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम कोट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसको कोट किया जा सकता है। एक्स वर्क फिक्स है, फिक्स एटलीस्ट कुछ तो दिनों के लिए फिक्स रहेगी, 15 दिन के लिए हो, हफ्ते के लिए हो, महीने के लिए हो, कुछ तो फिक्स रहेगा। एग्री में चीजें डिफरेंट है, लेकिन नॉन एग्री में यू कैन कोट देम फॉर 1 मंथ ऑल्सो। एक महीने में अगर आप चेयर में डील कर रहे हो तो एक महीने में चेयर की प्राइस तो चेंज नहीं होने वाली, बराबर ना। अगर आप हैंडीक्राफ्ट डील कर रहे हो तो एक मंथ में हैंडीक्राफ्ट की प्राइस तो चेंज नहीं होने वाली, सेम चीज है। सो नॉन एग्री प्रोडक्ट्स के लिए यू कैन कोट देम फॉर द 1 मंथ वैलिडिटी ऑल्सो, बट यू शुड नो फर्स्ट योर एक्स वर्क प्राइस बिफोर दैट।
एग्री के लिए यू कांट गिव वैलिडिटी मोर देन 1 day और 2 days, यू कांट। और एग्री के लिए फिर इसके ऊपर का चैलेंज क्या आया, देन यू नीड टू हैव अपडेट डेली। अगर हम एग्री में लाइक 1 या 2 दिन के ऊपर अगर प्राइस को कोटेशन नहीं दे सकते वैलिडिटी को, इसका मतलब है कि यू नीड टू हैव अपडेट डेली, ताकि वो डेली पूछेगा फिर आज का प्राइस क्या है फिर। और इसीलिए आपके बैकएंड सोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप इमीडिएटली उसको बता सके। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको प्रिपरेशन किसका करना है, आपको एक्सवर्क एंड एफओबी प्राइस पता होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट इज, जो भी कमोडिटी आप डील कर रहे हो उसकी एमओक्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तब जाके कॉस्टिंग वैलिडेट हो सकता है। अदरवाइज वो बोलेगा 10 किलो भेज दो और हम भी रेडी 10 किलो का कॉस्टिंग निकालेंगे, but might be which is not feasible for you. Yes, तो कोई बात ही नहीं हो सकती। So आपको आपकी एमओक्यू भी पता होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, डोंट बी कैजुअल इन द थिंग, बिजनेस कैजुअली नहीं हो सकता। अगर आप नॉन एग्री कर रहे हो देन इट्स ओके, लेकिन वहां पे भी पता होनी चाहिए। नॉन एग्री में भी अगर मैंने कहा बनाना है तो बनाना कंटेनर में ही जाएगा, गैस कंटेनर में ही जाएंगे पूरे, ओनियन भी कंटेनर में ही जाएगा। लेकिन अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बातें कर रहे तो जैसे राहुल ने पिक्चर्स डाले थे तो उसके कुछ बॉक्सेस थे ना, वो उसका पूरा कंटेनर भर के लोड नहीं था उसका, तो 5 बॉक्सेस शायद उसने भेजे होंगे, 10 बॉक्सेस शायद उसने भेजे होंगे। सो दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर कोई बोलता है मुझे 1 बॉक्स भेज दो, तो सो माइट बी दैट इज नॉट वर्थ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बाकी सारी कॉस्ट वो शायद उसके ऊपर जाएगी। तो कॉस्ट की, प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो वर्दी नहीं हो सकती, समझा। इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, यू शुड नो आइदर द गेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, वेदर इट इज वॉल्यूम ट्रेडेड प्रोडक्ट और बल्क और लेस, और अदरवाइज इफ इट इज नॉन एग्री प्रोडक्ट देन आपको पता होना चाहिए उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा, और वो आपने खुद में सेट करना चाहिए। तब जाके आप इमीडिएटली बायर को एफओबी कोट कर सकते हो, क्योंकि आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के बेस पे लॉजिस्टिक्स से एफओबी का कॉस्ट कोटेशन ऑलरेडी लिया है। क्लियर? सो 2 चीजें में खुद का प्रिपरेशन करो, एक्सवर्क एफओबी एंड द सेकंड इज एमओक्यू। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, हु विल गिव यू एफओबी कॉस्ट, हु विल गिव यू सीआईएफ कॉस्ट, आपको वो कौन देगा? तो अभी लॉजिस्टिक का सेशन हम बाद में लेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, लेकिन इन जनरल बस इतना याद में रखो कि लॉजिस्टिक पार्टनर, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर जो भी होते हैं, एफएफ एंड सीएचए, फ्रेट फॉरवर्डर एंड कस्टम हाउस एजेंट जो होते हैं, सो दे हैव दैट अथॉरिटी दैट दे विल गिव यू द कोटेशन। सो आपको जो भी कोटेशन चाहिए एफओबी का एंड सीआईएफ का, तो आपको उनसे मांगना है। ओके, लेकिन उनको मांगने से पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स उनको देने पड़ते हैं, and then only that basis they will give you the quote. आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मुझे 120 फीट का कोटेशन दे दो, एफओबी का कॉस्ट दे दो, लेकिन आपको जनरली भी बताना पड़ेगा ना। 120 फीट सिर्फ नहीं, लेकिन 120 फीट में शायद वो पूछेंगे अगर आपकी कमोडिटी क्या है, कमोडिटी के हिसाब से लोड बदलता है, वॉल्यूमेट्रिक और क्वांटिटी वाइज वेट भी चेंज होते हैं। बनाना अगर डालोगे तो शायद वो 13-15 टन जाएगा, लेकिन ओनियन डालोगे तो 30 टन जाता है। ओके, अकॉर्डिंगली द थिंग्स आर चेंज। सो इसीलिए आपको ये भी चेक देना पड़ता है उनको, दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज द एचएस कोड। ओके, लोड इतना होगा, मतलब कितना टन जाएगा, कंटेनर कौन सा चाहिए, जीपी चाहिए या रिफर चाहिए, मतलब आप रिफर कंटेनर में भेजने वाले हो या ड्राई कंटेनर में भेजने वाले हो, नॉर्मल जनरल कंटेनर में, तो वो भी उनको बताना पड़ेगा। देन पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, इट इज लाइक सीआईएफ जबेल अली दुबई, तो मुझे वहां तक का कोड चाहिए, and then on that basis they will provide you quotation। ठीक है, उसके बेस पे वो कोटेशन देते हैं। तो आपको जस्ट मैं दिखाती हूँ कि उनके कोट आते कैसे हैं फिर। Just 1 minute, I'm checking that.
सो एक जनरल कोटेशन में आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है? ओके तो हमने उनसे पूछा था बंदर अब्बास का, मतलब ईरान के लिए मैं चेक कर रही थी, तो ईरान का कोटेशन उनसे पूछा था मैंने। ये फेब का है एक्चुअली, कोट अभी का नहीं है। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, हेड्स क्या क्या होते हैं? सो ये डिफरेंट हेड भी होते हैं, कभी कोई क्लब करके भी देगा, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट अलग अलग हो गए सीएचए के। इसके ऊपर मत जाओ कि यही स्टैंडर्ड होता है क्या, ऐसे कुछ भी नहीं है। जस्ट हम चेकिंग कर रहे हैं कि चार्जेस क्या है। तो ओके वहां पे यहाँ पे देखो कस्टम क्लियरेंस चार्ज है, देन फाइटो सर्टिफिकेट। अभी फाइटो क्या है वो डॉक्यूमेंटेशन में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता रही हूँ कि एग्री कमोडिटीज में फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है, तो उसका वो चार्ज है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑल्सो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके ओडीएक्स वीजीएम वो कोई तो शिप मतलब वहां का वेसल का चार्ज होगा या फिर पोर्ट का चार्ज होगा। ऑनव्हील एक्सपेंसेस ये हम डायरेक्टली जेएनपीटी को मतलब पोर्ट को कंटेनर भेज के वहां पे क्लियर होने वाला था, इसीलिए ऑनव्हील एक्सपेंसेस एड अप किए गए। फ्रेट जो भी है 4400 था उस टाइम का, रेट 77। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस मतलब जैसे हमारे होता है ना कि प्लेन कौन से एयरप्लेन से हम जब भी ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, तब है ना बोर्डिंग गेट होते हैं ना कि इस गेट पे अभी ये फ्लाइट आपको लगेगी, गेट नंबर 20, गेट नंबर 15, गेट नंबर 2, राइट? तो वैसे वहां पे टर्मिनल होते हैं, तो कौन से टर्मिनल को आपकी वेसल लगेगी जहां पे एक्टिविटी चलने वाली है, तो उस टर्मिनल का हैंडलिंग चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ता है। ओके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आर ऑल्सो देयर, लाइन सील चार्जेस, टोल नाका चार्जेस, एमयू चार्जेस, और वहां पे उन्होंने दिया है टेम्परेचर वेरिएशन इफ एप्लीकेबल, अगर वो होता है कुछ, बीएल सरेंडर चार्ज। अभी ये सारी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अलग है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में समझ में आएगी। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ ध्यान में रखो क्या लिखा है वहां पे, जस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि कोटेशन कैसा होता है। ओके हमने उनको पूछा था कि प्लीज कोट अस एफओबी एंड सीआईएफ आल्सो टिल बंदर अब्बास, तो उन्होंने ये हमें कोट दिया था। सो दिस इज द कॉस्टिंग। तो क्या पता चला अभी, ये फ्रेट है ओके 3,38,000 और टोटल एफओबी प्लस फ्रेट कितना आया 4,17,000। तो अगर आपको बाइफर्केशन चाहिए कि एफओबी सेपरेट निकालनी है, सीआईएफ सेपरेट निकालनी है, तो पूरे कोटेशन में सिर्फ फ्रेट का कॉस्ट अगर आप अलग करते हो दैट इज टोटल एफओबी, फ्रेट अगर अलग करते हो तो ठीक है। और एफओबी मिला के मतलब आपका एक्स प्राइस प्लस एफओबी, ये हुआ एफओबी का कोटेशन तैयार, और उसमें अगर आप फ्रेट ऐड करते हो तो ये हुआ सीआईएफ का कोटेशन। समझा? यस क्लियर? डाउट्स? अरे बताओ, एनी डाउट? इनको टर्म्स में कोई डाउट है क्या? जो भी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं, कैमरा के पीछे जो हाइड है उनसे पूछ रही हूँ, एटलीस्ट आप अनम्यूट करके बात तो कर सकते हो। Yeah, trying to understand. Yeah, Anthony, I can understand about you. No issues. Don't worry. मैडम ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि एफओबी मतलब सीआईएफ या फिर डीडीपी ये देना है? मतलब जो कॉस्ट कवरिंग रहेगा वहां तक पूरा हमको देना है या फिर कुछ वो भी बेयर करेगा? मतलब किस कमोडिटीज के लिए होगा ये मतलब पर्टिकुलर? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉस्ट हमको कहाँ तक बेयर करना है? जैसे अभी अभी के कोटेशन में हमने क्या देखा, एफओबी मतलब उन्होंने एफओबी एंड फ्रेट दोनों दिया था, राइट? तो फ्रेट अगर हम निकालते हैं तो वो जो भी सारी कॉस्ट थी वो एफओबी के तक, एफओबी तक की थी। ओके वो सारी कॉस्ट आपको कब बेयर करनी है? फिर जब भी आप अपना कंटेनर निकालते हो फैक्ट्री से और उनके मतलब भेजते हो उनको, या फिर गुड्स निकालते हो और उनको देते हो कि चलो अभी क्लियर करके मुझे मतलब ये एफओबी तक क्लियर करके दे दो, तो वो सारी कॉस्ट उस इन बिटवीन की है। उनके हाथ में जब भी कंटेनर आता है तो वो कंटेनर को क्लियर करेंगे, राइट? एक्सपेंसेस मतलब इंस्पेक्शन किया जाएगा, फिर क्लियरेंस होगा उसका, उसको सील लगाया जाएगा, और फिर वो वेसल पे लोड करने के लिए टर्मिनल को भेजा जाएगा, फिर वो वेसल पे लोड किया जाएगा।
तो ऐसे जो भी ये सारी कॉस्टिंग है, वो सारी कॉस्टिंग मतलब उन्होंने वो कोटेशन में दी है हमें। उसके नेम अलग होंगे और उसमें हमको नेम से कोई मतलब नहीं है वैसे, ओके। हमसे नेम से कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजें है एट एक्चुअल ही पे की जाती है, कुछ एक्सपेंसेस उसमें से भी है जो एट एक्चुअल होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे है कि जो वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल THC, टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज। तो टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज हमारा जो CH है अभी, वो हमेशा हायर ही देता है कोड करते समय। सो उन्होंने कोड किया था 32,000, राइट। सो 32,000 इज ऑलवेज हायर, उतना आता है ऐसे कुछ भी नहीं। लेकिन ऑलवेज फॉर द कोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर गिविंग अस द हायर कॉस्ट। लेकिन जब भी बिल बनता है फाइनल का कंटेनर जाने के बाद, तो जो भी एट एक्चुअल लगा, कौन से टर्मिनल को वेसल गई या कंटेनर गया आपका, वो जो भी एट एक्चुअल लगा उसका बिल किया जाता है। सो हमेशा हमने देखा है कि लाइक वो 24,000 26,000 ऐसे आया है। लेकिन आप सबके लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आप कस्टमर को कोट करोगे तो हमेशा हायर साइड ही पकड़ के चलो, क्योंकि आपको पता नहीं कि लोअर में कितना आएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। लेकिन उसके लिए भी आगे अगर प्रैक्टिकल में बात करूं तो ये भी हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर डील करने वाले हो तो इट्स अ वॉल्यूम गेम एंड बहुत लो मार्जिन पे चलता है। तो अगर आप ऐसे 10-15 हजार ऐसे ही एडअप करके जाओगे हर चीज में, तो आप कभी भी कॉस्ट इफेक्टिव कोटेशन नहीं दे पाओगे। दिस इज ऑल्सो द रियलिटी, ओके। तो वहां पे थोड़ा सा रियलिस्टिक ही होना पड़ेगा, क्योंकि बायर को ये मत दिखाओ कि हाँ मैं मतलब नया हूँ पहली चीज और मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे बस कोटेशन देना है, आपको उतना ही सीखना है मुझे, ऐसे मत बताओ। और वो अगर बायर बैठा है तो यस ही इज ऑल्सो एक्सपीरियंस बायर, उसको पता है, और वो सिर्फ आपसे कभी भी कोट नहीं लेता। हम भी लेते हैं क्या? कभी एक से ही परचेस किया जाता है क्या? हम भी पूछते हैं ना, 2-4 लोगों से पूछते हैं हम। तो सेम थिंग वो भी 2-4 लोगों से ऑलरेडी पूछ रहा है। मतलब ये हमेशा ध्यान में रख के ही सारा वर्किंग किया करो। ऐसे मत समझो कि किसी को कुछ पता नहीं चलता, उसको सब पता है, हमारे से भी ज्यादा पता होता है उनको। इसीलिए हमारा होमवर्क थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। और ये भी समय में आपको बताऊंगी कि एक बार सिर्फ आपको मतलब उसमें काम करना पड़ेगा, वन टाइम ओनली। अगर आप वन टाइम ये सारी चीजें आपके हाथ से जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट। आज मुझे कुछ भी करने की जरूरत पड़ती है क्या? ये फोबी क्या आता है, CIF क्या आता है, DDP क्या आता है, कैसे करूँ, कैसे एडअप करूँ, कुछ भी चीजों की जरूरत है क्या? क्योंकि इतना वो बाय डिफॉल्ट हाथ से गया है अभी। मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया इसीलिए। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े हुए जो भी अभी अटेंडेड लोग कर रहे हैं, उनमें से अगर किसी ने एक कंटेनर का भी काम किया है तो भी मैं कहूंगी दे आर कॉन्फिडेंट इनफ नाउ, दे कैन वर्क आउट ऑन द कॉस्टिंग। उतना कॉन्फिडेंस आपको आता है क्योंकि आपके हाथ से वो सारी चीजें अभी गई है। आपको पता है कि लॉजिस्टिक से क्या बात करनी है, वो कोर्ट में क्या देता है। 2-4 लॉजिस्टिक से जब भी पूछोगे तो कहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आता है, ये सब आपके हाथ से जाता है। एक शुरुआत में एक काम करने तक का सिर्फ आपका चैलेंज है, तो उसको इतना सर पे लेने की जरूरत नहीं है कि उतना डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, नहीं हो सकता, अभी नहीं समझ रहा है तो क्या होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ओनली, बस नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। हर चीज जब भी आपने कुछ कोई भी धंधा चालू किया होगा वो भी तो नया ही था ना पहले, सारी चीजें आपने सीखी है। इवन मैं कहूंगी जॉब भी अगर आप ज्वाइन करते हो, फर्स्ट डे में 1 महीने तक आप सीखते हो सिर्फ, तब जाके आप आगे काम में मतलब स्किल दिखा पाते हो। सो एवरी टाइम एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, राइट। उसको इतना बड़ा मतलब सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा और मैं कैसे करूंगा। सिर्फ बस इतना ध्यान में रखो कि उसके लिए तो मैं हूं ना आपके साथ, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो एनी टाइम यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर दैट। बहुत बार लोग मुझे कोटेशन भी भेजते हैं, मैम ये कोटेशन मिला है, आप बताओ हमें कि कितना सही है, गलत है, क्या करना चाहिए इसमें। तो अगर नहीं समझ रहा है तो भी डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर। तो मैं आपको बताऊंगी फ्रेट शायद ज्यादा आ रहा है या फिर उसने ये चार्जेस ज्यादा लगाए हैं, तो आप निगोशिएट कर सकते हो तो करो, नहीं तो दूसरे से कोटेशन ले लो, कंपैरेटिवली हम एनालिसिस करेंगे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। लेकिन बस मैं ये कहूंगी कि बी इन द प्रोसेस। बाकी सच में कहूँ तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत पोटेंशियल है। आप पॉजेस लेना छोड़ दो पहले, धंधा पॉज लेके नहीं चलता कभी, सच में नहीं चलता। और अगर कोई कर रहा है तो मुझे बता, मैं उसके जाके मिलती हूँ वो कैसे कर रहा है पॉज लेके, सच में नहीं चलता।
आपको हर दिन मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा, हर दिन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब काम करने का मतलब ये नहीं कि उसके 10 घंटे निकालो और काम करते रहो, इट इज नॉट मीन दैट। लेकिन एटलीस्ट दिमाग में तो चलाओ, तब जाके कुछ ना कुछ तो आगे कर पाओगे ना। आज अपने आप को पूछो कि क्या करते हो, वीक में क्या किया एक्सपोर्ट के लिए या फिर अपने धंधे के लिए, ना कि एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट कोई हमारा अच्छा फ्रेंड नहीं है, लेकिन धंधा तो हमें करना है, वो तो है ना। उसके लिए हमने क्या किया, लास्ट 1 मंथ में हमने क्या किया। और अगर कुछ भी नहीं किया तो रिजल्ट की क्यों मतलब एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, और किससे। ओके। सेकंड थिंग, आज ही एक यूरोप का बायर आया था ऑफिस में, मतलब हमारी यूरोप, मतलब वो यूरोप से आया था इंडिया के टूर पे, एंड दे आर कम हियर टू मीट मी इन ऑफिस। ओके, तो बहुत सारी बातें हुई वहां पे। सो दे हैव ओपन देयर ओन कंपनी इन यूरोप, सो दे आर इंडियन बट एक्चुअली लिविंग इन यूरोप फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो वहां पे उन्होंने पार्टनरशिप की यूरोपियन के साथ, और वहां पे उन्होंने कंपनी ओपन की है। सो वी आर एक्सप्लोरिंग द लॉट ऑफ स्कोप अबाउट द प्रोडक्ट, कि इंडिया से यूरोप के लिए क्या क्या जा सकता है। ओके, नाउ दे आर देयर। सो हमारे लिए एक तो बंदा है ना कि वो ले सकता है वहां पे। लेकिन ऐसे मतलब ये नहीं होता ना कि आज वो बायर एटलीस्ट यहाँ तक तो आया, मतलब उसके लिए उसने कुछ तो बैकग्राउंड चेक किया ना, कि बाबा कोई तो बंदा है कि इसमें काम करता है, तो एटलीस्ट मिलके तो कुछ तो बात हो सकती है। इसीलिए तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई पहले। सेकंड चीज, आज जब ये डिस्कशन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल कंटेनर जाएगा, नहीं होगा ना ये। एटलीस्ट इनिशियल डिस्कशंस हुए हमारे। अभी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट के हमने स्कोप वर्कआउट किए कि हाँ, हम ये 4-5 प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें हुई, क्या चलता है, यहाँ का मार्केट कैसा है, वहां का मार्केट कैसा है, हम किस में काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हमने किए। और फिर बाद में ओके नाउ अभी हम आगे लेके चलेंगे उसको, कि जो भी प्रोडक्ट है तो बैक एंड में हम उनको बता देंगे, फ्रंट एंड में वो काम करेंगे उसके ऊपर। यहाँ का मार्केट, वहां का मार्केट, अपडेट्स में काम होगा पहले। और वैसे बहुत सारे निगोशिएशन कम्युनिकेशन होंगे। उसके बाद हो सकता है कि माइट भी इन 3 मंथ्स एक ऑर्डर वर्कआउट हो सकती है, माइट भी 6 मंथ भी लगेंगे उसके लिए, क्योंकि यूरोप के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगते हैं, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट आर मोर। तो हर प्रोडक्ट को लेके नहीं चल सकते हम उसके साथ। तो अगर हमने डिसाइड किया कि चलो हम बनाना, सॉरी ग्रेप्स अगर एक्सपोर्ट करेंगे, तो ग्रेप्स के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन लाइसेंस है, उसके लिए ग्लोबल गैप लगता है। इवन मैं आप सबके लिए भी कहूंगी, अगर आप यूरोपियन मार्केट भी टैप करना चाहते हो एंड फॉर द एग्रीकल्चर, तो उसके लिए ग्लोबल गैप मैंडेटरी है। तो टारगेट योर मार्केट एंड वर्क अकॉर्डिंगली, कि सच में अगर मुझे डेवलप कंट्रीज के साथ जाना है, उसमें भी यूरोप के साथ ही करना है काम, तो ग्लोबल गैप मुझे निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आगे वाली अगर मैं चीजें बताऊं, कि आपको लगेगा अरे हमारे पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर उसका बैकअप नहीं है, ये चीज वो चीज, ऐसे कुछ भी नहीं है। आज भी कितने सारे एयर शिपमेंट्स यूरोप को किए जाते हैं, एंड विद द स्मॉल इन्वेस्टमेंट। लास्ट टाइम एक बंदा था, उसने ओकरा एक्सपोर्ट किया था यूरोप को, भिंडी का एक्सपोर्ट किया था उसने, और एक एयर शिपमेंट किया था सिर्फ 1 टन का। सो क्यों नहीं सोच सकते आप वो 1 टन का एयर शिपमेंट करने के लिए कितना खर्चा आता है, कितना प्रोसीजरल पार्ट होता है उसके लिए। एटलीस्ट वर्कआउट तो करो आइडिया के ऊपर, कुछ ना कुछ तो वर्कआउट होगा ना, कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। सोचो तो सही उसके बारे में। अभी राहुल ने उसका जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, 10 बॉक्सेस क्यों ना हो लेकिन शिप किए ना उसके लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल को ऐसे ही कोई तो बंदा ढूंढते आया और फिर उसने ऑर्डर दिया और चलो भेज दो वाला। उसके लिए राहुल ने खुद के ऊपर काम किया है, उसके बिजनेस के ऊपर वो काम करता है, एंड ही इज एवरीडे इन टच विथ मी। तो मुझे पता है कि वो एक्चुअल में क्या करता है। लेकिन अगर कोई करता है तो उसका उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो भी उतनी ही सच बात है। अगर आप काम कर रहे हो तो बट ऑब्वियस कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है उसका। और अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बस अपने आप से पूछो कि हम क्या काम करते हैं। मैं बस इतना बता रही हूँ कि देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ ओपन इन द मार्केट। रियली प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आज का मार्केट और इंडिया का सिनारियो अगर आपको पता चल रहा है, देख रहे हो न्यूज में भी, इंडिया सच में एक्सपोर्ट में बहुत बूम कर रही है। $400 बिलियन का ट्रेड अभी क्रॉस हुआ है। रिसेंटली इंडिया क्रॉस दैट टर्नओवर, राइट। इवन इनफैक्ट मैं दुबई के लिए भी बताऊं तो दुबई एंड सेपा, इंडिया एंड दुबई के बीच में जो सेपा एग्रीमेंट हुआ, उसको भी बहुत सारा प्रमोशन किया जा रहा है। इफ यू आर फॉलोइंग टू डीजीएफटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, देन यू कैन कम टू नो दैट। वो बहुत बड़ा मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं।
और उसमें लाइक लास्ट भी मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, टेक्सटाइल इज देयर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज देयर, राइट, सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो देयर, एग्री भी उसमें है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को वो बढ़ावा दे रहे हैं। सो आइदर और जो भी कुछ हो, अपना प्रोडक्ट डिसाइड करो, सेक्टर डिसाइड करो और उसके ऊपर काम करो। कभी ना कभी तो वो ओपन होगा, क्रैक तो होगा ये गेम, क्योंकि दुबई से मिडल ईस्ट ओपन हो रहा है, यूरोप ओपन हो रहा है एंड अफ्रीका मार्केट इज ओपन। तो एटलीस्ट सोचो तो सही कि कैसे जा सकते हैं वहां तक, तब जाके आगे वाला गेट भी ओपन होगा, राइट। यूरोप के लिए भी सेम चीजें हैं, आप छोटे से छोटे में भी एक्सपोर्ट के लिए तैयारी कर सकते हो खुद के लिए, सोचना तो चालू करो। लाइक आज हमारी बातें हो रही थी, वो जो यूरोप का कस्टमर था उसके लिए, तो यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज है, बराबर ना, नीदरलैंड है, जर्मनी है, मतलब ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे का हम मतलब डिस्कस कर रहे थे। सो नॉर्वे में मतलब मैंगो के ऊपर हमारा मतलब डिस्कशन चल रहा था। सो नॉर्वे में मैंगो की रिक्वायरमेंट बहुत है, वहां पे नॉर्वे के जो लोग हैं एंड वहां पे पाकिस्तानी लोग भी ज्यादा है और अदर पॉपुलेशन मतलब अदर कंट्रीज नेशनलिटीज के लोग भी वहां पे है। सो वहां पे जो भी मैंगो आता है पाकिस्तान से या फिर कहाँ से तो आता होगा, नॉर्वे में मैंगो, वो जो मैंगो है उनको बस उतना ही पता है। अभी ये जो इंडियन बंदा है उसने तो अल्फांसो टेस्ट किया है ना, उसको तो अल्फांसो पता है ना, अगर हम इंडियन है तो हमें तो पता है ना, हापुस अल्फांसो हमें तो पता है, राइट। जब भी वो नॉर्वे गए थे तो उन्होंने वहां पे मैंगो खरीदा, मतलब चेक किया था, मैंगो खरीद के उन्होंने खाया, टेस्ट किया वगैरह, तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारा मतलब इंडिया का सबसे लोएस्ट ग्रेड वाला भी मैंगो होगा ना, वो भी वैसा नहीं होगा। समझ रहा है कुछ? तो अल्फांसो कितना बेटर होगा फिर, मतलब अल्फांसो कितना बेस्ट होगा फिर, बराबर। तो उन्होंने उस लोगों उनको कहा भी कि लाइक अल्फांसो का टेस्ट आप करो, फिर जाके ये भी सब सब भूल जाओगे। मतलब पूरा मैंगो, इंडिया का मैंगो अल्फांसो पूरे दुनिया में चलता है, इतना अच्छा टेस्ट है उसका और उतना वो प्रूव भी हुआ है, राइट। तो उनको पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट आई एम टेलिंग यू द अपॉर्चुनिटी, व्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी क्या होता है। इसका मतलब हर मार्केट में किसी ना किसी प्रोडक्ट की ऐसी डिमांड है, आइदर उनको डिमांड है लेकिन वहां पे कोई पहुंचा नहीं है, या फिर मार्केट को पता ही नहीं है कि इससे भी और कुछ अच्छा मिल सकता है। इसका मतलब गैप इज देयर, हाँ ना, दोनों तरीके से मार्केट में गैप है। आइदर देयर इज डिमांड बट नो वन इज देयर टू सप्लाई, दिस इज वन गैप, एंड द सेकंड इज कुछ ना कुछ तो आ रहा है लेकिन उससे बहुत अच्छा शायद हम बेच सकते हैं उनको, सो देयर इज ऑल्सो गैप, राइट। सो इसके लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंट्री का भी स्टडी करना चालू करो, तब जाके कुछ ना कुछ तो आइडिया जनरेट होगी। वहां तक कैसे पहुंचना है दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो हम बाद में देख लेंगे। एटलीस्ट कुछ तो गैप तो फाइंड आउट करो कि क्या हो सकता है उस मार्केट में, ओके। इवन नॉर्वे को हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अच्छा चलता है, राइट। और उन्होंने बताया कि नॉर्वे में अभी एक मैंगो पीस का कॉस्ट 200 रुपये चल रहा है, वन मैंगो ओनली, वन नंबर ऑफ मैंगो। सो प्राइस कब मिलती है, फायदा कब मिलता है आपको, जब आप ऐसे गैप को टारगेट करते हो तब। लेकिन धंधा सिर्फ ऐसे गैप को टारगेट करके नहीं चलता, ये भी अंडरस्टैंड करो। बिजनेस हमेशा डाइवर्सिफाइड होता है और वो बैलेंस में ही रखना पड़ता है। और बैलेंस का मतलब क्या है कि कुछ चीजें ऐसे गैप से निकाली जाएगी, कुछ चीजें जो रूटीन में चलती है उसके ऊपर काम करके निकाली जाएगी। सिर्फ हम ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे तो शायद साल भर में 2 महीने ही धंधा करेंगे, वो तो वर्कआउट नहीं हो सकता फिजिबल में। तो इसीलिए आपको रेगुलर में भी काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो वर्कआउट दैट, हो सके तो शायद पहले रेगुलर को काम पे लगाओ, उसको रोटेशन में लाओ, उसको सेट करो, और साइमल्टेनियसली फिर पैरेलली ऐसे ऊपर भी काम करो कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट मार्केट में गैप है कि जो हम फुलफिल कर सकते हैं। यस, अरे हे सारे या सोए? यस 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 मैम। चलो बताओ, एनी डाउट? आज के लिए मैं सिर्फ इनको टर्म ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं है। तो बिफोर गोइंग टू कॉस्टिंग वी विल कवर द लॉजिस्टिक पार्ट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द टोटल कॉस्टिंग पार्ट।
ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम लॉजिस्टिक पे ऊपर लेंगे, देन इनकोटर्म एंड लॉजिस्टिक मिला के जब सारा व्यू पता चलेगा तब जाके हम एक्चुअल कॉस्टिंग आप निकाल पाओगे. सो आई विल शो यू हियर इन द एक्सेल शीट ऑल्सो कि वो कॉस्टिंग कैसे वर्कआउट किया जाता है. मीनवाइल बस इतना अंडरस्टैंड करो, आपको एक्सवर्क एंड एफओबी निकालना है, उसके लिए लॉजिस्टिक से बातें करो ताकि आपको भी पता चले कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, वो क्या पूछते हैं, उसके आंसर आपको पता है क्या, नहीं तो कैसे वर्कआउट किया जाएगा, जो भी कुछ है, बी इन द प्रैक्टिकल. ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? अरे चलो कैमरा चालू करो सारे लोग, अभी तो लास्ट ही चल रहा है ना. मैम किसी क्लास में ये होता है कोटेशन को कैसे भेजा जाए बायर तक, क्या एक क्या? सिंपल वे की लैंग्वेज में, हाँ, तो उसका कोई फॉर्मेट हो या ऐसा कुछ कोटेशन होता का, हो? जी मैम. हाँ वो तो मैं भेज दूंगी, नो इश्यूज. क्योंकि उससे कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा इम्प्रूव होगा और बातचीत करने में टेलीफोनिक राउंड, वो ईमेल मैं राउंड्स, सब जो भी आपको होता जो डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकलिस्ट है ना, वो सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे. कोटेशन हो, ठीक प्रोफॉर्मा इनवॉइस हो, परचेस ऑर्डर हो, जो भी कुछ है वो सारे सॉफ्ट कॉपी में आपको मेल कर दूंगी. ठीक 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 मैम. ठीक है, चलो क्वेश्चन. अच्छा मैम एक चीज और चाहिए, फेसबुक से कैसे जेन्युइन बायस निकाले जा सकते हैं? थोड़ा फिर से पूछो. फेसबुक से कैसे जेन्युइन बायर्स निकाले जा सकते हैं? जैसे मैंने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, पेडा का भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, अभी ये ज्वाइन किया है यूरोपियन कंट्रीज का, तो उसमें आते रहते हैं बहुत. एक ब्राजील का बंदा है, उसने डाला है कि मैं वहाँ पे आपके बिजनेस को ग्रुप में, यानी बिजनेस को इनहेंस कर सकता हूँ क्योंकि वो मल्टीपल कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, और आई थिंक कोई मॉल वॉल उनका ऐसे मार्केट भी, उनकी सुपर मार्केट ऐसे काम कर रही है. तो मैंने उनको डाला, फेसबुक पे ही बात किया 2-4 बार. तो जेन्युइनिटी कैसे वहां से क्रैक की जाए कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है? बायर जेन्युइननेस या क्या? या मैं बायस का क्योंकि बहुत फेक भी हो जाता है ना कि आप उसमें ये चीज होती है ना, ग्रुप में तो लिखा रहता है कि आप इधर उधर की चीजें नहीं डाल सकते हो, ओनली गो फॉर द बिजनेस. लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि जैसे आप बहुत टच में हो गए, बहुत कुछ जगह, तो उसमें जेन्युइनिटी कैसे निकालें, बायर है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये कैसे पता अगर चलेगा? ओके, मुझे कितना जितना समझा मैं उसके ऊपर कह रही हूँ, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट करना, मतलब क्वेश्चन को ही ठीक है. रॉन्ग अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे करेक्ट करो. अगर हाँ आप बायर ठीक ठीक ठीक. जेन्युइननेस पूछ रहे हो, ओके, बायर हाँ हाँ. जेन्युइननेस पूछ रहे हो आप, तो फिर उसके लिए उसके बहुत सारे वे आउट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके जैसे हमने कहा कि ईसीजीसी के थ्रू भी आप जाके उसको चेक कर सकते हो कि बायर सच में जेन्युइन है या नहीं. ओके. ईसीजीसी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर गिविंग यू, लाइक जब भी आप डिटेल्स देते हो उनको, तो वो फिर उसको चेक करके उसका पूरा जेन्युइननेस आपको बताते हैं, whether the buyer is ठीक genuine ठीक or ठीक. not. This is one way. Okay, the ओके. second way is आप उनके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो भी है वो मांग लो. ओके. तो उन उसके थ्रू भी आपको पता चलेगा ना कि उसके अगर सच में कंपनी है नहीं है, लाइसेंस है, सर्टिफिकेशन जो भी कुछ है वो है या नहीं है, तो वो भी चेक ठीक कर लो. ठीक 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 तो है. मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए जेन्युइननेस चेक करने के लिए. एक तो कुछ बातें है ना कि एक्सपीरियंस से पता चलती है, जब भी हम उनसे हाँ बात ठीक करते है. हैं या ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं तब भी पता चलता है कि वो सच में जेन्युइन है या ऐसे ही फेक कर रहा है. और हम्म. दूसरा बात मैं सबके लिए कहूंगी, ओके, टू ऑल द पीपल, जब भी आप किसी बायर के साथ कम्युनिकेट करते हो, ओके, कभी भी बात करते हो, वेदर इट इज इंक्वायरी विल बी कन्वर्टेड और नॉट, हमें पता नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट इनिशियल डिस्कशन तो हम करते हैं ना उसके ऊपर. तो यस मैम. हमेशा कभी भी, मतलब ज्यादा मोटिवेट मत होना, ज्यादा इमोशनल मत होना, है ना, बी प्रैक्टिकल एंड अप्लाई सम कॉमन सेंस. दिस इज द सारे बेसिक. पत्ते नहीं खोलना. बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, बट दिस इज बेसिक ही यस बहुत यस. इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पे भूला जाता है, हमेशा भूलते हैं हम, बेसिक को ही भूलते हैं. अप्लाई सम कॉमन सेंस. अगर कोई बायर आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें बताता है तो कॉमन सेंस लगा के देखो वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, तब जाके आपको सच में समझ में आएगा कि वो सच में जेन्युइन है या फेक है. अभी लास्ट टाइम ही मुझे एक ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला था टी की कुछ इंक्वायरी होगी, जस्ट आई विल शो यू.
चलो यहाँ पे देखो, जनरली होता क्या है बायर के बाद, मतलब बायर के रिलेटेड जेन्युइननेस और ये सब अगर चेक करना है तो अभी लिंक्डइन पे एक ने कांटेक्ट किया था मुझे, और मुझे वो ये बताया था, एक मिनट दिखा दी, अभी उन्होंने मुझे इंस्टा पे भी भेजा था, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जस्ट वी डोंट हैव मनी फॉर प्रोक्यूरमेंट, जो बहुत बड़ा ऑर्डर था ये, मतलब मैंने वो सारा पढ़ा था। ओके, तो मैंने क्या उनको बताया था, आई एम नॉट श्योर बट इट सीम्स एज अ फ्रॉड, नीड टू चेक इन डिटेल्स। ओके, जो भी उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजे थे ये सारे, तो वो सब पढ़ के मैंने उनको जनरल, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी बहुत बिजी थी, तो मैंने बस उनको बताया था इतना कि आई एम नॉट श्योर बट इट सीम्स एज अ फ्रॉड, मुझे तो लग रहा है कि ये फ्रॉड है। ओके, नीड टू चेक द डिटेल्स। ओके, तो उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया था देखो, नो आई हैव वेरीफाइड दैट फ्रॉम माय सोर्सेस इन दुबई, इट रेगुलरली इंपोर्ट्स कंटेनर एवरी वीक, द स्क्रीनशॉट आई शेयर्ड इट इज माइन, द कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड इन्वेस्टर, वी हैव रिसीव्ड LOI, मतलब परचेस ऑर्डर भी मिला है, देन वी साइंड इट एंड सेंड, देन वी रिसीव्ड प्रो फॉर्मा इनवॉइस, मतलब यहाँ तक वो आगे गए, राइट। LOI मिला है, उन्होंने सोर्सेस से चेक भी किया है, जो भी कुछ है, बट स्टिल मैंने तो मेरा जो रिप्लाई है वो बताया था कि मुझे तो लग रहा है कि ये फ्रॉड है, और आप फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो मतलब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। और फिर बाद में नेक्स्ट उनका कम्युनिकेशन आया था, ये देखो, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, you were right, we have cancelled that order, the company has in caution list of ECGC, they denied giving policy, right। तो पता चला, मुझे तो पता नहीं था ना ये ECGC में कॉशन लिस्ट में है नहीं है, जो भी कुछ है, आई डोंट नो दैट, लेकिन बस जो भी है मैंने जो पढ़ के जो मुझे लगा था इसके ऊपर मैंने बताया था कि या इट इज सीम्स एज अ फ्रॉड, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस उनके लिए मैंने इतना ही बताया था, एक्सपीरियंस डज मैटर, करता है ना कुछ तो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू चेक द बायर जेन्युइननेस और नॉट। इसीलिए तो अरे मैं हमेशा कहती हूँ, पता नहीं मेरे स्टूडेंट को क्यों लगता है कि मैं उनकी कॉम्पिटिटर हूँ। अब क्या बोलूं मैं उनके उसके सामने। मैंने इतना सारा ओपन करके रखा है कि अरे आप मुझे भेजो, मैं चेक करके आपको इमीडिएटली बता सकती हूँ कि क्या है नहीं है, जो भी कुछ है एटलीस्ट आपको एक ओपिनियन तो मिलेगा, फिर जाके जो करना है वो करो, मुझे कोई पड़ी नहीं है कि आपका जो बायर है उसके साथ मैं डील करूंगी। एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो मेरे पास इतने बायर पड़े हैं कि मैं उनकी ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, इतना सारा पड़ा है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगी ना कि यस आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन एक्चुअली फ्रॉम ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, लेकिन उतना सीरियस कोई दिख भी नहीं रहा मुझे, और कुछ कुछ टाइम पे सीरियसनेस दिखाते हैं लोग और फिर से कहाँ पे गायब होते हैं पता भी नहीं चलता। तो कैसे काम करें आपके साथ बताओ। अभी लाइक मुझे मेरे बीच में अभी कॉटन टेक्सटाइल की ऑर्डर आई, ठीक है, दूसरा शुगर की इंक्वायरी अभी चल रही है, तीसरा स्टील की इंक्वायरी चल रही है, ओके। बाकी जो एग्री के प्रोडक्ट्स है वो तो ऑलरेडी चालू है, अभी यूरोप के साथ अभी जो हुआ उसके डिस्कशंस में और भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बातें चालू है। लेकिन आप में से कौन कितना रेडी है बताओ, कौन कितना एक्टिव है। और उसके बाद मुझे बस ये लगता है ना, हमेशा मेरा फंडा क्राइटेरिया क्लियर है, जिसको बिजनेस समझता है ना उसके साथ ही बिजनेस किया जाता है। दिस इज द ओनली फंडा आई हैव, जिसको बिजनेस समझता है उसके साथ बिजनेस किया जाएगा। आपको अगर बिजनेस कितना समझता है ये पहले अपने आप को पूछो, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल इन दैट। और हर बार बिजनेस से प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, ये भी उतना ही सच है। बिजनेस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, तो जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो अपने आप मिलेगा ना। और अगर यहाँ पे अटक गई होगी कि नहीं मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो ठीक है एक ही करो, वो भी होगा नहीं होगा पता नहीं है, फिर बाद में ऐसे ही हमने किया इसके सेटिस्फेक्शन में पूरी लाइफ बिताओ।
कुछ ना कुछ तो रिस्क लेनी पड़ती है ना. नाउ आई एम ऑल्सो टेकिंग द रिस्क. ऊपर नीचे सबके साथ चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना ही छोड़ दे. चलते जाओ, कभी ना कभी तो आगे पहुंचोगे ना. वहां पे तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप ग्रो हो रहे हो. उतना सिर्फ ध्यान में रखो. अगर आप बहुत इजी शांति की लाइफ जी रहे हो तो समझ के चलो कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में. ग्रोथ का तो नाम ही नहीं होगा फिर. राइट. सो जस्ट प्रिपेयर हो, खुद प्रिपेयर हो. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट. लेकिन जब भी मैं डालूंगी एटलीस्ट तब अरे रिस्पॉन्स करने के लिए तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए क्या नहीं. तब जाके तो ले सकोगे ना वो. राइट. ओके चलो फिर आज के लिए इतना काफी है. बहुत सारा हो गया, ऊपर से गया होगा बहुत सारे लोगों के. Great, ma'am. Thank you so much. यस यस थैंक यू सर. नहीं एंथोनी, आप एंथोनी एक समझ के चलो, आप नए हो इसीलिए आपके लिए तो बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सेप्टेड. बट लेकिन मैं पुराने लोगों की बात कर रही हूँ. Yes, yes, sure, ma'am. यस यस यस. ओके चलो नेक्स्ट सेशन में हम लॉजिस्टिक देखेंगे एंड देन द कॉस्टिंग. उसमें हम थोड़ा डिटेल जाके वो चेक करेंगे. बट बस मैं इतना ही कहूंगी, बी एक्टिव इन द मार्केट, बी प्रेजेंस ऑन द ग्राउंड. काम करते रहो, कभी ना कभी तो वो क्रैक होता है गेम. लेकिन उसके लिए वो एवरीडे हिट करना पड़ेगा ना उसको, तब जाके क्रैक होगा. और बहुत ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं है. आज मैं एक फंडा अप्लाई करूं हमेशा, जो मैं हमेशा करती हूँ ना. आज अगर कुछ भी काम नहीं किया मैंने, सच में अगर ऐसे कहो एक दिन पूरा खाली गया, ठीक है रिलैक्स तो होना पड़ेगा ना उसके लिए, है ना. लेकिन हमारे एम कितने बड़े हैं, गोल कितने बड़े हैं, उसके लिए दौड़ना चाहिए, ये चाहिए. एक दिन पूरा रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड डे भी अगर रिलैक्स करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड डे को अगर फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मेंटली तो कुछ सोचो. उतना तो किया जा सकता है ना. जहां पर भी होगे वहां पे भी हो सकता है, नहीं हो सकता. थर्ड डे पे फोर्थ डे पे फिर भी कुछ नहीं काम कर रहे हो, माइट बी यू आर डूइंग जॉब, माइट बी यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो मैं कहूंगी एटलीस्ट चौथे पांचवें दिन किसी को तो कॉल करो जो बंदा इस रिलेटेड है. 10 मिनट उसके साथ बातें करो, इधर उधर की करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ तो दिमाग के एंटेना चलेंगे. सिंपल फंडे बराबर. अभी मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो जस्ट मैं कॉल करती हूँ. अभी कॉल भी किया ना, इधर उधर की बातें होते होते ऐसे कुछ ना कुछ तो पॉइंट निकलते हैं, तो वो काफी होते हैं ना सोचने के लिए. राइट. नहीं तो न्यूज चेक करो, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस के, ना कि और किसी की. कंट्री के न्यूज चेक करो, वहां पे जाके ऐसे ही कुछ करो. लेकिन टूवर्ड्स फोकस हमेशा रहो, बस उतना ही कहूंगी. उसको छोड़ो मत कभी. रिजल्ट कब मिलेगा दैट इज डिपेंड, लेकिन उसके लिए हम काम नहीं कर रहे. मुझे पता है कि वो रिजल्ट मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं काम करूंगी. बस उतना ही फंडा है. ओके चलो, मोटिवेशन से पेट नहीं भरेगा, खाना खाओ अभी. ओके गुड नाइट, टेक केयर. थैंक यू. मैडम एक बात पूछना था मैडम, ब्राउन शुगर का इंक्वायरी आता है क्या? ब्राउन शुगर मैडम, ब्राउन शुगर का हाँ जो पाउडर शुगर रहता है उसका कोई इंक्वायरी आता है क्या पास? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो सेलम लोकल है यहाँ पे वो होता है ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर ओके. मैं चेक करती हूँ, जिनको शुगर चाहिए उनके साथ चेक करती हूँ. अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो फिर जरूर हम करेंगे. ठीक है. ठीक है ओके चलो बाय, गुड नाइट. बाय.